नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो लखनऊ से आ रही है। सियासत से जुड़ी यह खबर है जहां पीडीए को मजबूत करने में अखिलेश यादव जुट चुके हैं। अब पीडीए की हर जाति के महापुरुषों की चर्चा में उसे लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित वोटों की एकजुटता के लिए अखिलेश पूरे मिशन में जुटे हैं। तो यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से, जहां पीडीए की हर जाति के महापुरुषों को चर्चा में समाजवादी पार्टी लगाएगी। महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर कार्यक्रमों का आयोजन करेगी समाजवादी पार्टी। विधानसभावार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो यह बड़ी खबर लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी आने वाले समय में अपना राजनीतिक स्टाइल बदलती हुई नजर आ रही है। पीडीए में शामिल जातियों के महापुरुषों पर फोकस करने के साथ वो बाबा साहेब आम्बेडकर और संविधान के मुद्दे को बनाए रखना चाहेगी। पार्टी रणनीति पर जल्द ही अमली जामा पहनाएगी। समाजवादी पार्टी पीडीए में शामिल प्रत्येक जाति के महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर विधानसभावार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके लिए विशेष योजना भी तैयार की गई है। पार्टी ने सभी जिला और शहर कमेटियों को इस बारे में जरूरी निर्देश दे दिए हैं। इसी तरह से कश्यप और पासी समेत सभी जातियों के महापुरुषों के बारे में लिखित सामग्री एकत्र की जा रही है। हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, अब वैसे तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अभी वक्त है, लेकिन चूंकि राजनीतिक तैयारियां हर वक्त कमोवेश चलते रहती है, वैसे में समाजवादी पार्टी का यह जो नया फॉर्मूला निकल रहा है, जिसमें पीडीए में अब वो महापुरुषों की जयंतियों को मनाएंगी, इससे उनके फॉलोअर्स, उनके वोटर्स में क्या कुछ मैसेज जाएगा और क्या कुछ रहने वाली है यह पूरी रणनीति, इसके बारे में बताइए। देखिए कुणाल, 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसके जो नतीजे आए थे उसमें कहीं न कहीं पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का हिट रहा था और उसी को अब एक्सटेंड करने का प्लान समाजवादी पार्टी ने तैयार किया है। हालांकि जो उस चुनाव हुए थे उस सीटों पर वहां के जो नतीजे थे वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक जरूर माने गए और यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का फॉर्मूला था उसको और एक्सटेंड करने की योजना बनाई, उसको और आगे ले जाने की योजना बनाई है। और यही वजह है कि जो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो सबसे समझने वाली बात है, इसमें जितने भी जो ओबीसी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां, अन्य जनजातियां हैं, उनके जो जननायक रहे हैं, उनके जो प्रमुख चेहरे रहे, उनको समाजवादी पार्टी अब उनके नाम को आगे लेकर आएगी। उनकी जो जयंती मनाने का काम होगा, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। यानी एक तरह से जो कोर वोट बैंक है विभिन्न वर्गों का, उसको साधने के लिए समाजवादी पार्टी ने ये पूरा खाता तैयार किया है। और 2027 पर समाजवादी पार्टी की जरूर नजर है, क्योंकि 2027 को लेकर तैयारी समाजवादी पार्टी ने कुणाल अभी से शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आज बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की तस्वीर को लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह को पद से इस्तीफा देने की मांग की है। बीएसपी के लोग प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गया चरण दिनकर के द्वारा बताया गया कि सदन में गृह मंत्री के द्वारा दी गई टिप्पणी को भुलाया नहीं जा सकता, जो कि अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। नैतिकता के आधार पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं बरेली में जज के द्वारा रामचरितमानस की चौपाइयों का उल्लेख करते हुए 2 हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम भोजपुर का है, जहां वर्ष 2014 में रघुवीर सिंह ने अपने बेटे मोनू उर्फ तेजपाल के साथ मिलकर अपने सगे भाई चरण सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला प्रॉपर्टी को लेकर था, जिसमें अपने सगे भाई और उसके परिवार से कई साल पहले प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर आरोपियों ने अपने बेटे की मदद से अपने सगे भाई को पहले गोली मारी, उसके बाद उसकी गर्दन पर धारदार
हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं उपचार के दौरान चरण सिंह की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि भारतीय समाज में न्याय और सत्य का आदर्श रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से आता है। भगवान राम के समय में उनके भाई भरत ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। भगवान राम के आदेशों का पालन करते हुए उनके प्रति उन्होंने सम्मान में खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज किया था। इसका मतलब यह है कि भाई अपने दूसरे भाई की मर्यादा और अधिकारों का कितना सम्मान करता है। लेकिन एक समय जब भाई ही भाई का शत्रु बन जाए और संपत्ति विवाद में उसका जमीन छीन लिया जाए, यह केवल न समाज के लिए अपमानजनक है, इसे रोकना भी न्यायालय का परम कर्तव्य है। यह रामायण हमें सिखाता है। वीर बाल दिवस के पावन अवसर पर आरएसएस नोएडा महानगर द्वारा बाल स्वयंसेवकों का पथ संचलन आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम नोएडा के 15 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बाल स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और संस्कार का विकास करना था। पथ संचलन के दौरान बाल स्वयंसेवकों ने एकता और समर्पण का परिचय देते हुए अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम संघ प्रार्थना के साथ शुरू हुई और इसके बाद बाल स्वयंसेवकों ने पारंपरिक गणवेश में महानगर की विभिन्न मार्गों पर अनुशासित पथ संचलन किया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने बाल स्वयंसेवकों की सराहना की और वीर बाल दिवस के इस विशेष आयोजन को सफल बनाने के लिए आरएसएस के प्रयासों की प्रशंसा की। आरएसएस के अधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि वीर बाल दिवस उन महान बलिदानों को याद दिलाता है जो देश के वीर बालिकों ने अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए। और इस बीच झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है सियासत से जुड़ी हुई, जहां पूर्व राज्यपाल रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। रघुवर दास कल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो यह बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से आ रही है, जहां ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, उसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो यह बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से, जहां बीजेपी में फिर से रघुवर दास को एंट्री तो मिलेगी ही, इसके साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो आगामी 27 दिसंबर को पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया था। उसके बाद से ही तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। उस आधार पर उन्हें बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 1977 में जनता पार्टी में शामिल होने के बाद 1980 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उनका नाम बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शुमार होता है। दास 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इतना ही नहीं, वह जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्हें आगामी चुनावों को लेकर पार्टी खास रणनीति के तहत उन्हें महत्वपूर्ण पद की कमान सौंप सकती है। इसकी वजह उनका अनुभव और नेतृत्व क्षमता है, जो पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी अजय, ये वही रघुवर दास हैं जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे और 2014 से 19 तक उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था, जो झारखंड के इतिहास में भी एक तरह का अपना रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए अपने इसी सिपाही पर भरोसा कर रही है? क्या कुछ लगता है? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जैसे है वो जब राज्यपाल उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने जैसे ही
अपना इस्तीफा दिया था, तो ये कयास लगने लगे थे कि उनकी सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी हो सकती है, और यही हुआ। वो आज जो है वो विशेष विमान से आज वो करीब दोपहर 3 बजे रांची पहुंचेंगे, और वो रांची पहुंचने के बाद जो है वो सदस्यता ग्रहण, कल जो है वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। एक प्रमुख बात तो ये है कि 44 वर्षों के बाद ये भाजपा में वो दूसरी बार सदस्यता लेंगे। एक्चुअली में ये जब हुआ है कि जब वो राज्यपाल बना दिए गए थे, तब तक वो एक आम नागरिक की तरह हो गए थे। तो यानी फिर से जैसे ही ये जो होगा कल जो दोबारा है, यानी 44 साल बाद वो दोबारा जो है वो सदस्यता ग्रहण करेंगे। उन्होंने 1980 में जो है पार्टी की लाइन को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 80 में उन्होंने सदस्यता लिया और लगातार जो है वो बीजेपी में ही रहे। उन्होंने कभी कोई पार्टी बदल नहीं की, कभी कोई ये नहीं किया, सक्रिय राजनीति में रहे और जो है बीजेपी के कुनबे को उन्होंने जोड़ा। और एक तरह से जो दिलचस्प बात है कि जो उनका जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा था, वो पूरा टेन्योर जो रहा था वो 5 साल का रहा था, और वो लगातार उनके रीजन में जो है भाजपा ने कई कीर्तिमान आयाम स्थापित किए थे। वो जो है वो उनकी जो राजनीति की जो शैली थी, उनके जो काम करने का जो तरीका था, वो मतलब वो एक हीरो टाइप का उनका ये जो था कि वो लोगों के बीच से जो है अपनी मनमान अपने अनुसार वो चलाते थे, अपने अनुसार चलाते थे, और जो बीजेपी को उन्होंने एक खास मुकाम तक पहुंचाया था। उनके हिस्से में कई एक ऐसे कार्य हैं जो बीजेपी ने गढ़ा था, और बीजेपी को जो है वो झारखंड की राजनीति में उसमें उन्होंने 4 चांद। वो तो ठीक है अजय, लेकिन एक बात बताइए कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक समझदारी है या राजनीतिक मजबूरी है कि अब एक बार फिर से जिन्हें एक तरह से सन्यास का रास्ता दिखाया गया था, एक्टिव पॉलिटिक्स से यदि किसी को हटा दिया जाए तो वह सन्यासी होता है, एक बार फिर से अब इन्हें सक्रिय राजनीति में लाना क्या मजबूरी है या समझदारी? देखिए कुणाल, देखिए ये जो भाजपा की जो राजनीति है वो दोनों ही आपने जो बातें कही वो दोनों ही फिट बैठती है। इनके साथ मजबूरी ये है कि ये जो इन्होंने जो आदिवासी जो कार्ड खेला था, यानी झारखंड में आदिवासियों को 28 सीट जो है जो आदिवासी सीट को जो आते हैं उन पर ये लगाम, चुकी ये जो सत्ता का जो कुर्सी का जो रास्ता होता है इन्हीं 28 सीटों से, इन्हीं आदिवासी सीटों से होकर गुजरता है। तो ये पर साधने के लिए इन्होंने कई प्रयास किए। बाबूलाल मरांडी को दोबारा वापस लिया है, और वो जो है लाकर उसमें कि उसे हमको आशातीत सफलता मिलेगी, लेकिन बाबूलाल मरांडी वैसा कुछ नहीं कर पाए। इवन एक और भी एक हो गई कि वो जो उनका जो ग्राफ था, जो पिछली बार जो जितनी सीटें उन्होंने जीती थी उससे भी सीटें इनकी कम हो गई। जबकि झारखंड में जो है एक चीज देखा जाए तो झारखंड में भाजपा का जो गढ़ माना जाता है, ये भाजपा जो है शुरुआत से ही, जैसे ही झारखंड का जन्म हुआ था, अभी विभाजित बिहार से जैसे ही भाजपा का जब जन्म हुआ था, उस समय से ही जो है जो बीजेपी जो है वो लगातार जो है यहाँ पर इनका वर्चस्व रहा है। लेकिन जैसे ही ये रहा था तो रघुवर दास के जाने के बाद जो है से जो आदिवासी जो मतदाता थे वो इनसे विमुख हो गए, और उसको लुभाने के लिए ही भाजपा ने एक नई चाल चली थी। और जो है जब झाविमो को झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी थे उन्होंने बनाया था, उनको अपने पाले में लिया और वो जो है आदिवासी चेहरा को ढूंढ रहे थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक चीज दिलचस्प बात है कि झारखंड की राजनीति में एक शिबू सोरेन का जो परिवार है, यानी तीर धनुष जो है, वो इसकी इतनी गहरी पैठ है कि इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, और शायद उसी के लिए इन्हें फिर से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये जो है तो जब वो उनके पास अब तो कोई मजबूरी है, कोई आदिवासी का चेहरा कोई दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए ओबीसी के चेहरे को इन्होंने ये ठीक है। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इन मुद्दों को दर्शकों तक रखने के लिए। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां निकाय चुनाव को लेकर तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। निकाय चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से की जाने वाली तैयारियों को तेज किया है, और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तकरार की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड की, जहां पर अब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, सियासी पारा चढ़ गया है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना फायदा देखते हुए आरक्षण बदला है।
जिस पर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जवाब दिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, जहां सियासी पारा चढ़ गया है तारीखों के ऐलान के बाद। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र भट्ट ने बताया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1000 आपत्तियां आई हैं जिनकी जन सुनवाई की गई और जनभावना के अनुसार ही आरक्षण घोषित हुआ। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां निकाय चुनाव काफी लंबे समय से अभी प्रतीक्षारत वाली सूची में हैं और अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है तो राजनीति भी चरम पर है। भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस को उसका सम्मान करना चाहिए और कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तकरार की स्थिति है। महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट की शिक्षा दीक्षा पर कभी कभी चिंता होती है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में ऐसा अध्यक्ष बैठा है जिसे पता ही नहीं है कि पार्टी की सरकार निर्णय क्या ले रही है। हमने महेंद्र भट्ट का यूसीसी को लेकर कथन देखा था जिसमें उन्हें पता ही नहीं था कि ड्राफ्ट कहाँ है, कब लागू होगा। महारा ने कहा, मुझे पता है कि मेरी पार्टी में कितने लोग आवेदन कर रहे हैं और क्या स्थिति है। पीसीसी और जिला कार्यालय लोगों से भरे हुए हैं। महेंद्र भट्ट के रहते 2 उपचुनाव पार्टी हारी है, यह शर्मनाक है, उन्हें वो देखना चाहिए। हमारे संवाददाता सतीश कुठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सतीश, तो ऐसे तो उत्तराखंड बहुत अरसे से निकाय चुनाव की प्रतीक्षा में बैठा हुआ है, लेकिन अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया, रास्ता साफ हो गया है, ऐसे में अब जो नई लड़ाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, इसे आप सियासी लड़ाई मान रहे हैं या इसे अब वर्चस्व की लड़ाई के तौर पर भी निकाय चुनाव के लिए देखा जा रहा है? निकाय चुनाव की तो बहुत लगभग 1 साल से ऊपर हो गया था कि निकाय चुनाव कब होंगे, तो उसको लेकर अब पूरी तैयारी हो चुकी है और घोषणाएं हो चुकी हैं कि निकाय चुनाव कब होंगे। कांग्रेस भाजपा जिस तरीके से लगातार बयानबाजियां कर रही थी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि निकाय चुनाव जो है सरकार करवाना नहीं चाह रही है और निकाय चुनाव के लिए लगातार सरकार जो है टाल रही है। लेकिन अब निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सरगर्मियां बहुत तेजी से हैं। आज या कल में जो है सभी प्रत्याशी जो है उन सभी प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और 30 तारीख तक जो है नामांकन भी होने हैं। तो इसको लेकर लगातार जो मंथन चल रहा था वो मंथन भी पूरा हो चुका है। भाजपा कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप का जारी है और जहां सरकार कह रही है कि कहते हैं हम सभी के सभी सीट जीतेंगे, सभी मेयर हमारे होंगे, सभी जिला पंचायत हमारे होंगे, तो ही कांग्रेस कह रही है कि कहते हैं इस भाजपा की जो है स्थिति खराब है। अब देखना ये होगा कि किसकी स्थिति कितनी खराब है, जो वो तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा, लेकिन अभी जो है सरकार जो है मजबूत स्थिति में है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वहीं अगली बड़ी खबर भी उत्तराखंड के से आ रही है, जहां चमोली में भारी बर्फबारी हो रही है। औली और मोटर मार्ग पर बर्फ जमने से जाम की स्थिति है। वाहनों की आवाजाही में वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं यह बड़ी खबर, औली मोटर मार्ग पर बर्फ जमने से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड में वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम से निपटने के लिए पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां भारी बर्फबारी के बाद जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। औली में बर्फबारी हुई है और मोटर मार्ग पर पाला जमने के चलते आज दिन भर जाम की स्थिति बनी रही। जाम से निपटने के लिए औली मोटर मार्ग पर जवान तैनात किए गए। सड़क पर बर्फ जमने से वाहनों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर भी चमोली जिले से है, जहां सड़क की मांग को लेकर विगत 35 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे डुमुक गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 17 वर्षों से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यह हो न सका। ग्रामीणों को 18 किलोमीटर पथरीली रास्ते से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पहले तो ग्रामीणों ने 111 दिन गांव में ही प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया, मांग पूरी नहीं हुई। फिर 19 नवंबर से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में भूख हड़ताल में बैठ गए। आचार संहिता के चलते प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल
प्रदर्शन स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी को बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट प्रेडिक्टा के इंटरव्यू में सुनील यश कालरा के साथ बातचीत करते हुए सोशल मीडिया को काला जादू और फेक वर्ल्ड बताते हुए अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने विराट कोहली की महानता और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नए फॉर्मेट पर अपने विचार साझा किए। मोहम्मद आमिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। इंट्रो में प्लेयर्स के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। किसी के बारे में आप बहुत उसके स्टैट्स गिनाते हैं, किसी के बारे में उनकी परफॉर्मेंस गिनाते हैं। आपकी हर एक फेज ऑफ योर लाइफ इज एन इंट्रो। लोगों की बायोपिक बनती है, आपको लगता है आप पे एक वेब सीरीज सीजन 1 सीजन 2 बननी चाहिए? नहीं, मुझे वैसे ऑनेस्टली मुझे हुई हैं अप्रोचेज जो हुई हैं मुझे, बुक के लिए हुई है, मूवी के लिए हुई है, लेकिन मैंने कहा अभी तो यार अभी करियर चल रहा है ना, चल ही रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी तो फिर मजा नहीं रहेगा। एक दफा ये चीजें सारा एक चैप्टर क्लोज है जहाँ अब मैं क्रिकेट से डन हो गया हूँ, तो फिर शायद आई थिंक अबाउट इट कि हाँ ये करनी चाहिए। और जैसे आप वाली बात सही बात है, मेरी लाइफ हमेशा यूं ही रही है। हाँ, ऐसे ही है, कभी खुशी कभी गम ही रहा है। तो यह साहब वाली बात सही है या वाकई इसमें तो ये पूरी सीरीज ही बनेगी, ये कोई 2 घंटे का काम नहीं है। सीजन 2 ये बड़ी लंबी स्टोरी है ये। तो जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स देख रहे हैं उनको बोलना होल्ड कीजिए, नेटफ्लिक्स वाले और अमेजोन वाले आपसे कांटेक्ट करें। हमारा ये सवाल फैंस के बेसिकली जो आपके चाहने वाले हैं उनके ऊपर से हुआ है। 90% चाहने वाले हैं, 10% पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं जो चाहते भी हैं आपको और थोड़ा कम भी पसंद करते हैं। उनके लिए जो आजकल जो दौर आ गया है यूट्यूबर्स का, वो काफी एग्रेशन में सुना था। एग्रेशन फास्ट बॉलर्स का होता है, पर ये इतना गुस्सा, नफरत, ये डायरेक्टेड टू, चाहे वो पाकिस्तान बोर्ड हो, इंडियन कुछ सेक्शन के पास हो, ऐसा क्यों चल रहा है? यार ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ना फायदे भी हैं लेकिन नुकसान भी बहुत हैं। जो मैंने देखा, जो आपने बात की है ना, इस तरह की बात आई थिंक हर दूसरे बंदे के जहन में होगी। क्योंकि आप देखें, हम जो हमारी यंग जनरेशन आने वाली है ना, हमें उनको अच्छा मैसेज देना है, अच्छा ट्रैक देना है कि आपने इस ट्रैक पे, अगर आप हमारे पिछले बड़ों पे चले जाओ तो हम कहते यार उस दौर में कितना अच्छा होता था, सारे मिल के बैठते थे, बात करते, अच्छा कोई मसला हो जाता तो सारे मिल के हल करते थे। वो एक हमें मैसेज दे के गए कि चीजें ऐसी चलती हैं, राइट। हम जो आपने बात की ना यूट्यूब पे, ये मुझे लगता है कि 90% ना हम सारे अपना एक एजेंडा लेके बैठे हुए हैं। सोल्यूशन की बात कोई भी नहीं करेगा। इंडिया नहीं आता तो उसको ये कर दो, पाकिस्तान नहीं आता तो उसको ये कर दो। और भाई बिल्कुल आपका राइट है ये, क्योंकि हर बंदे का ब्रेड एंड बटर है। मेरा क्रिकेट है, उनका यूट्यूब हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, लेकिन बात जो है ना अक्ल की करनी चाहिए। स्टैट्स के साथ करो, फैक्ट्स के साथ करो, जो दूसरे तीसरे, जो पाकिस्तान में भी समझ आए, जो इंडिया में भी समझ आए। इंडिया में जो बात कर रहा है उसको वो ऐसी बात करे कि पाकिस्तान में भी समझ आए, बांग्लादेश में भी समझ आए, इंग्लैंड में भी समझ आए। ऐसा हुआ कि मैंने कहा यार फिर यहीं से बाहर निकालूंगा, अंदर नहीं लाऊंगा। मैंने कहा मैं अपने ज़हन में ये बात करूँ कि शायद वो अंदर के लिए, मार्क पे गया हूँ, मैंने कहा शायद विराट अंदर के लिए तैयार हूँ, नहीं यहीं से निकालूंगा बाहर। अगर आप वो रीप्ले भी देखें ना तो विराट पहले ही ऑन पे गए हुए ऐसे फ्लिक मारने। हाँ, ठीक है, वो इसका मतलब ये होता है कि वो रेडी है कि अंदर आएगा बॉल और मैं फ्लिक मारूंगा। तो वो वहीं से एंगल से हल्का सा बाहर निकला बॉल, तो वो शादाब ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा था। वो बड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन आई थिंक वो चैंपियन ट्रॉफी का विनिंग कैच था। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, आज भी लोग याद करते हैं। आपने भी वही बात की, मैं जिस इंटरव्यू में जाता हूँ ना ये बात लाजमी होती है। तो आई थिंक वो मोमेंट जो है ना मेरी लाइफ का, एक जब मैं 2009 में वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ था, हम जीते वो मोमेंट, और ये चैंपियन ट्रॉफी इंग्लैंड में फाइनल इंडिया के साथ, इंडिया में जीतना, इंडिया के अगेंस्ट, और फिर विराट कोहली को जैसे आपने कहा 2 दफा आउट करना। तो मेरे लिए तो आई थिंक ये लाइफ टाइम मेमोरीज है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे लोग इसी तरीके से याद करें कि क्या जीदार इंसान था और क्या दिलेर आदमी था, कि जिसने हर चैलेंजेस को फेस किया। और मैं कहता हूँ कि मैं इंस्पिरेशन उन लोगों के लिए बनूं कि कभी भी लोग ये अपनी ज़िंदगी में अगर बैठा लेना कि हिम्मत नहीं हारनी ज़िंदगी में, नेवर लूज होप, कि जब आप एक राइट ट्रैक पे चल पड़ते हैं ना, उसमें मुश्किलात आती है, फिर आप गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये मैसेज दूंगा
उठने की कोशिश करते रहे, आपको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और मुझे मिला, 2017 की शक्ल में मिला मुझे। चैंपियन ट्रॉफी एक हिस्ट्री बन के रह गई है, लेकिन वो हिस्ट्री में याद रहेगा लोगों को। जब भी चैंपियन ट्रॉफी 2017 का जिक्र आएगा तो वो फ़ख्र का 100 भी आएगा और मेरे वो 3 आउट भी आएंगे। तो अल्लाह ने मुझे आई थिंक वो एक चांस भी दिया लाइफ में कि मैं पे बैक कर सकूँ अपनी नेशन को, और मुझे लगता है कि मैंने किया भी। और फिलहाल अभी के लिए उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।